जय हिंद दोस्तों। मैं सुमित प्रताप आपका अपना चैनल बिफोर द एग्ज़ाम में स्वागत करते हैं। दोस्तों आज हम आपके लिए एडुटेरिया का जो बिहार सचिवालय सेट प्रैक्टिस का वॉल्यूम 2 आया है उसका सेट नंबर 3 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। साथ ही दोस्तों यदि आप इसका मास्टर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमने उसका सेट 1 से लेके सेट 12 तक मास्टर वीडियो बना रखा है। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो हम उसे आई बटन पर लिंक दे देंगे, वहाँ से आप मास्टर वीडियो देख सकते हैं और कम समय में आप पूरा रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। दोस्त में इसमें हम आपको 75 जीके जीएस का जितना भी हो सकता है इसमें मैक्सिमम डिस्कशन करते चलेंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये होने वाला है कि निम्न में से किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है। तो वह तेल नदी कौन सी हो जाएगी? तो नाइजर नदी को हम तेल नदी के नाम से जानते हैं। और लिम्पोपो नदी वह कैसी नदी है? तो यह आपको मक्का रेखा को 2 बार काटने वाली लिम्पोपो नदी होती है। लेकिन यदि विषुवत रेखा को कहा देगा तो विषुवत रेखा को आपको जो कौन सा, तो यह जायरे नदी काटती है। और नील नदी कैसी नदी है? तो नील नदी आपको विश्व की सबसे लंबी नदी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन ब्लॉक पर्वत नहीं है? तो ये कौन सा हो जाएगा? तो एटलस जो है आपको यह ब्लॉक पर्वत के अंतर्गत नहीं आता है। ये कैसी पर्वत है? तो ये आपको मोड़दार पर्वत के तरह है। तो यह क्या है? तो यह आपको ब्लॉक पर्वत के अंतर्गत नहीं आता है। साथ ही आपको यह भी पूछा गया है कि साल्ट रेंज है यह किस देश में स्थित एक पर्वत है? तो ये आपके पड़ोसी देश पाकिस्तान में स्थित एक पर्वत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि निम्न में से कौन सा मिलान असत्य है? तो इनमें से आपको कौन सा मिलान हो जाएगा जो आपको असत्य इसमें दिया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि जो किजिल कुलुम है यह सऊदी अरब में नहीं होकर यह कहाँ है? तो यह आपको यह मध्य एशिया में पड़ता है। कहाँ है? यह आपको मध्य एशिया में पड़ता है। और साथ ही आपको बता देना चाहते हैं कि दस्त ए कबीर कहाँ पड़ता है। ये सब जो दिया गया है सारा आपको मरुस्थल के बारे में दिया गया है। तो दस्त ए कबीर कहाँ की मरुस्थल है? तो यह ईरान की हो जाएगी। और कालाहारी मरुस्थल कहाँ का है? यह बोत्सवाना का है। और नूबियन मरुस्थल कहाँ पाया जाता है? तो यह आपको सूडान में पाया जाता है। और सऊदी अरब में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो मरुस्थल, यह एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि रब अल खाली मरुस्थल, रब अल खाली जो मरुस्थल है यह कहाँ है? तो यह आपको सऊदी अरब में पड़ता है। इसे आप जरूर कहीं पे नोट करके लिख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इस तरह का जब भी हम सेट सोल्यूशन लाएं, क्योंकि इस तरह का सेट सोल्यूशन आप वीडियो पर यूट्यूब पर कहीं भी देख लीजिएगा, इस तरह का सेट सोल्यूशन आपको कोई नहीं कराता है। सिर्फ लोग आते हैं और टिक आउट करके जा जाते हैं। टिक आउट से आपको कुछ नहीं होने वाला है, सिर्फ आपको लाइफ इसमें बर्बाद हो जाएगा। यदि आप टिक आउट ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमने उसका मास्टर वीडियो भी बना रखा है। यदि आप उसे नहीं देखा है तो आप टिक आउट कम समय में अधिक रिवीजन चाहते हैं तो आप मास्टर वीडियो देख कर सकते हैं। लेकिन यदि आप डिस्कशन देखते हैं तो उस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो आपको छूटने की बहुत कम संभावना है। निश्चित नहीं है कि क्वेश्चन आपको यही एग्जाम में पूछा जाएगा, निश्चित यह है कि यह टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है। तो टॉपिक भी आपका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों इस तरह का सोल्यूशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम हर एक वीडियो में इस तरह का सोल्यूशन कराते चलते हैं ताकि इस टॉपिक से जब भी क्वेश्चन बने तो आपको इससे छूटने की कम संभावना है। साथ ही दोस्तों हमको बताना चाहते हैं आपको दूसरों की अपेक्षा इसमें 2 मिनट से 3 मिनट अधिक लगेगा, लेकिन आप सोल्यूशन देखिएगा तो सोल्यूशन से आपको यह फ़ायदा होता है यदि आप उस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आपको छूटने की बहुत कम संभावनाएं हो जाती है। तो यदि आप सेट लगाते होंगे तो इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता होगा, जो हम आपको जो टॉपिक के एक्स्ट्रा फैक्ट्स होते हैं उसको बताते चलते हैं इसीलिए। तो चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है। दोस्तों यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ इसे जरूर सब्सक्राइब पहले कर दीजिए ताकि इसका अगला जब भी डिस्कशन वीडियो बनाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलता रहे। तो आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा पर्वत रूस में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा काकेकस। काकेकस जो पर्वत है ये कहाँ है? तो आपको रूस में स्थित है। काकेकस से एक क्वेश्चन और पूछता है कि जो एशिया और यूरोप को जो अलग करने वाली पर्वत है वो कौन सी है? तो वो आपको काकेकस पर्वत ही है। यदि आपको पूछ दिया कि जो एटलस है, एटलस पर्वत कहाँ है? तो ये आपको उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में ये एटलस पर पाया जाता है। लेकिन एपी 9 पर्वत है यह कहाँ है? तो यह आपको इटली में पड़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश के साथ भारत की सीमा सबसे अधिक लगी हुई है? तो सबसे अधिक लगती है आपको बांग्लादेश के साथ लगती है। और इसका ये भी पूछा गया है एग्जाम में कि यह कितनी सीमा लगती है। तो कितनी सीमा हो जाएगी तो इसे भी आप लिख लीजिएगा। 4996.7 किलोमीटर की जो सीमा है यह बांग्लादेश के साथ साझा करती है। और बांग्लादेश से यह क्वेश्चन और पूछा जाता है कि बांग्लादेश की जो सीमा है वो भारत के कितने राज्यों से लगती है? तो टोटल हुआ आपको 5 राज्यों से लगते हैं। 5 राज्यों का नाम भी बता देते हैं, यदि आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिएगा। एक पश्चिम बंगाल हो गया, एक मेघालय हो गया, एक क्या हो गया? तो एक आपको मिज़ोरम हो गया, साथ ही एक त्रिपुरा हो गया और एक क्या हो गया? तो एक असम हो गया।
ये जो 5 राज्य हैं इसकी सीमा आपको बांग्लादेश से लगती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है? तो भारत का जो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नागार्जुन श्रीशैलम है। यह कहाँ स्थित है? तो यह आपको आंध्र प्रदेश में स्थित है। और यह प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत, जो प्रोजेक्ट टाइगर आया था कब? तो आपको प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया था, आप इसे भी लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन द्रविडियन महाकाल कल्प की चट्टान नहीं है? तो कौन सी चट्टान आपको जो हो जाएगी? तो आपको जो ऑप्शन नंबर डी, धारवाड़ की जो चट्टान है, ये आपको द्रविडियन महाकल्प की चट्टान नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि भारत में जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि की जाती है उनमें वर्षा से कम होती है, तो वह कितने से कम होगी? तो ऑप्शन नंबर ए, 75 सेंटीमीटर से वहाँ पर आपको कम वर्षा देखी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पूर्वी चंपारण में है, जो आपको वहाँ सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या देखने को मिलती है। यदि आपको पूछ दिया कि जो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा हो जाएगा, तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला आपको जिला हो जाएगा पटना हो जाएगा। और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा हो जाएगा? न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला आपको हो जाएगा शिवहर, आप इसे भी लिख लीजिएगा, शिवहर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत पाया जाता है? प्रतिशत में पूछा जा रहा है, तो प्रतिशत में आपको पंजाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन यदि यही पूछ दिया जाता कि सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या वाला राज्य आपको यूपी हो जाएगा। और यदि पूछ दिया कि न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला राज्य कौन सा है, तो आपको हो जाएगा, आपको अरुणाचल प्रदेश एक हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा? तो एक आपको नागालैंड हो जाएगा। ये दो राज्यों में है जो अनुसूचित जाति सबसे कम मात्रा में, सबसे कम पाई जाती है। साथ ही आपको बताते हैं कि यदि पूछ दिया कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला, अनुसूचित जनजाति कर रहा है, तो वह कौन सा हो जाएगा? तो आपको मध्य प्रदेश हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि बिहार को कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है? तो टोटल 3 हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टोटल कितना? तो टोटल 3 में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूरोप की मुख्य नदी कौन सी है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, डेन्यूब है, जो आपको यूरोप की प्रमुख नदी है। और डार्लिंग कहाँ की हो जाएगी? तो डार्लिंग आपको ऑस्ट्रेलिया की हो जाएगी। अमेजन आपको दक्षिण अमेरिका को हो जाएगा। हांगहो कहाँ की है? तो यह चाइना की है। और यूरोप से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी पूछेगा तो वो आपको हो जाएगा वोल्गा। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसे भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। कैंपगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? तो कौन सा शहर में हो जाएगा? तो आपको बेंगलुरु में हो जाएगा कैंपगोड़ा। और एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वह कहाँ है? तो वह अहमदाबाद में है, अहमदाबाद में हो जाएगा। कौन सा? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना आपको 1984 में इसकी स्थापना किया गया था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय बांग्लादेश के ढाका में है। प्राचीन चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? जो प्राचीनतम चावल के साक्ष्य है वो कहाँ से मिले थे? तो कोल्डिहवा से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि कहाँ पड़ता है? तो आपको इलाहाबाद में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन हड़प्पा कालीन नगर है? तो इसमें हड़प्पा कालीन उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी कि मोहनजोदड़ो, धौलावीरा और गनेड़ी वाल भी क्या है? तो ये सब आपको हड़प्पा की प्रमुख नगरें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक ही आपको लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कुछ जान लीजिए कि 2.5 दिन का जो मकबरा था वो किसके द्वारा, 2.5 दिन का जो झोपड़ा था, जिसे वो एक झोपड़ा नहीं, वो एक मस्जिद था, जिसका निर्माण किसने करवाया था? तब कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही कराया गया था। और कुतुब मीनार का जो निर्माण था वह स्टार्ट कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, लेकिन उसे समाप्त किसने किया था? तो समाप्त उसके इल्तुतमिश ने किया था। यह भी आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? यह क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है बाबू। सब तो जानते हैं कि पहले अधिवेशन में कितने भाग लिए थे, कितने लोग, लेकिन बता दें कि कोई भी कि दूसरा अधिवेशन में कितने लोगों सदस्यों ने भाग लिया था। तो यह टोटल 443 सदस्यों ने इसमें, सॉरी 434 सदस्यों ने इसमें भाग लिया था। और यदि पूछ दिया कि पहला में कितने लोगों ने भाग लिया था, तो पहला में आपको 72 लोगों ने भाग लिया था। और यह हुआ था कहाँ हुआ था? तो यह आपको मुंबई के गोकुल तेजपाल सोसाइटी में हुआ था। और यह कब हुआ था? तो स्मॉल डेट के साथ याद रखिएगा, 28 दिसंबर 1885 को हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चटगांव शस्त्रागार छापेमारी की योजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाई गई थी? तो ऑप्शन नंबर है सूर्य सेन के द्वारा यह बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इसका हो जाएगा आपको श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। इसकी स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना आपको 1905 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो उसमें क्या व्यवस्था किया गया था? आपको सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का, यानी कि मुस्लिम का अलग प्रतिनिधित्व होगा, हिंदू का अलग प्रतिनिधित्व होगा। और इसमें और इसी को क्या कहता है? तो जो 1909 का जो अधिनियम आया था इसी को मार्लो मिंटो सुधार भी कहा जाता है, सुधार अधिनियम भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि इंडियन ओपिनियन नामक अखबार किस भाषा में प्रकाशित होता था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वह हिंदी में भी होता था, गुजराती में भी होता था और अंग्रेज़ी में भी होता था। और इस पत्रकार के जो मुख्य संपादक कौन थे? तो आपको महात्मा गांधी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्वामी सहजानंद को चुना गया था। और इसकी स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना आपको 1936 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो असहयोग जो आंदोलन जो आपको प्रारंभ हुआ था यह कब प्रारंभ हुआ था? तो यह प्रारंभ हुआ था 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ था। और यह समाप्त हुआ था कब हुआ था और किसके कारण से समाप्त हुआ, यह सब जानकारी हमको बताते हैं। तो दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का सोल्यूशन आपको 2 मिनट ज़्यादा लगता है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि जितना इसमें मैक्सिमम सोल्यूशन बन सकता है, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि आप सेट लगाते होंगे तो देखते होंगे कि इस तरह के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि इसका जब भी हम अगला सेट बनाएं इस तरह का डिटेल सोल्यूशन के साथ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, अपनी तैयारी को और मजबूत करते रहें। तो चलिए देख लेते हैं। तो इसका जो असहयोग आंदोलन स्थगन करने का सबसे प्रमुख कारण था वह चौरा चौरी जो घटना घटी थी वह कब घटी थी? तो 5 फरवरी 1922 को यह घटना घटी थी। और यह 5 फरवरी को जब घटना घटी, जब यह इसका जो सूचना गांधी जी को पता चला तो इस गांधी जी ने तुरंत असहयोग आंदोलन को यह 5 फरवरी को घटना घटा, लेकिन 12 फरवरी 1922 को इसे समाप्त कर दिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है, तो उससे किसके लिए आवश्यक है? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी कि अधोसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए भी, कृषि के पुनरुद्धार के लिए, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी समाज सेवाओं को अधिकाधिक उपलब्धता के लिए भी यह बहुत ही आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय संकेत नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि चालू खाते की घाटा है जो ये राजकोषीय संकेत नहीं है। भारत में गरीबी रेखा का मापन किस आधार पर किया जाता है? तो वह कौन सा आधार पर किया जाता है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घरेलू उपभोक्ता के आधार पर आपको जो गरीबी रेखा का इसमें मापन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 280 अनुच्छेद के तहत है। एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या 18 और इलेक्ट्रॉन 18 हो जाएगा और न्यूट्रॉन 20 दिया गया है, तो इसमें द्रव्यमान संख्या क्या है? तो द्रव्यमान संख्या का फॉर्मूला होता है, तो इसका जो प्रोटोनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या आप कर दीजिएगा तो आपको यह द्रव्यमान संख्या निकल जाएगा। तो 18 प्लस 20 कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? तो 38 हो जाएगा। तो इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। यह केंद्र सरकार का बैंकर है, यह मौद्रिक नीति बनाता है। यह क्वेश्चन आप याद रखिएगा कि मौद्रिक नीति आरबीआई के द्वारा बनाया जाता है। केंद्र सरकार की ओर से ऋण जारी करता है और उनका प्रबंधन भी आरबीआई के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं समुद्र में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सोनार का उसमें प्रयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सुमिलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह सुमिलित नहीं है। तो सबसे पहले हम सुमिलित को देख लेते हैं। सिरका जो किसका? तो सिरका में आपको एसिटिक अम्ल पाया जाता है, इमली में आपको टार्टेरिक एसिड पाया जाता है और टमाटर में आपको ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। लेकिन कहा देगा तो संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो संतरा में आपको हो जाएगा सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल है, ये किस में पाया जाता है? तो आपको संतरा में पाया जाता है। संतरा और नींबू दोनों में ही पाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला कि मृग मरीचिका का कारण है, जो मृग मरीचिका आप देखते हैं बनते हैं वह किसके कारण बनता है? तो आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश संश्लेषण में नहीं होती है?
तो वह कौन सी घटना है जो प्रकाश संश्लेषण में आपको देखने को नहीं मिलती? तो ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन का जो घटना होता है ये आपको देखने को नहीं मिलता। लेकिन देखने को क्या मिलती है? तो प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में इसमें रूपांतरण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होता है और क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का इसमें अवशोषण किया जाता है। ये सब जो घटना है प्रकाश संश्लेषण के दौरान आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पॉलीकॉट किसका मिश्रण है? तो यह किसका मिश्रण हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यह ए हो जाएगा, पॉलिस्टर और कपास का यह मिश्रण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन हो रहा है कि निम्न में से सर्वाधिक ऊष्मीय मान किसका होता है? तो ए ऑप्शन नंबर डी एलपीजी का होगा। परमाणु के नाभिक में अवयव है, तो परमाणु के नाभिक में आपको P+N पाया जाता है, यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इसमें पाया जाता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ऑप्शन नंबर सी हो गया। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हाइड्रोजन है जो ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाता है। लेकिन ऑक्सीजन सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? तो जो पृथ्वी की भूपर पट्टी है वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक होती है, यह भी याद रखिएगा। गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस का मिश्रण किया जाता है? तो ऑक्सीजन के साथ आपको हीलियम का उसमें मिश्रण किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पॉलीएमाइड है जो बुलेट प्रूफ जो बनाया जैकेट बनाया जाता है उसमें पॉलीएमाइड का मिश्रण जरूर किया जाता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, अमीनो अम्ल का बहुलक होता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रोटीन। भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है? तो ऑप्शन नंबर डी, इलियम में होता है भोजन का जो सर्वाधिक अवशोषण होता है। प्रासरव ध्वनि का उपयोग किसमें किया जाता है? तो यह किस में किया जाता है? तो उपयुक्त सभी में किया जाता है। समुद्र की गहराई को पता लगाने के लिए प्रासरव तरंगों का प्रयोग किया जाता है और घड़ियों की ऊर्जा को साफ करने के लिए भी आपको प्रासरव तरंगे का प्रयोग किया जाता है और संकेत भेजने के लिए भी आपको प्रासरव ध्वनि का इसमें प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा क्वेश्चन नंबर 45 हो जाएगा कि मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने का कार्य करता है? तो ऑप्शन नंबर ए, अग्र मस्तिष्क है जो आपको सोचने का कार्य करता है। अग्र मस्तिष्क में आप जान लीजिए कि इसमें थैलमस पाया जाता है और हाइपोथैलेमस भी इसमें अग्र मस्तिष्क में ही पाया जाता है और अग्र मस्तिष्क को ही प्रमस्तिष्क करते हैं, जो आपको जो मस्तिष्क का आपका 80 से 90% भाग इसी में अवस्थित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इसमें जो आपको होता है सोचने की क्षमता, चेतन की क्षमता और विचार करने की सब क्षमता इसमें आपको अग्र मस्तिष्क में ही पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लार किसके पाचन में मदद करती है? तो ऑप्शन नंबर डी, स्टार्च के पाचन में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सा धातु मौजूद होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, जस्ता हो जाएगा। परखनली शिशु के मामले में, तो परखनली के शिशु के मामले में ऑप्शन नंबर सी होगा, निषेचन माता के शरीर के इसमें बाहर होता है। थैलेसीमिया एक अनुवांशिक रोग है जिससे प्रभावित होता है, तो उससे आपको रक्त प्रभावित देखने को मिलती है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो यह आपको 9 सितंबर 1972 को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। यह लागू हुआ था कि जो अवैध जो शिकारी हो रहा था ना, जीवों की अवैध तस्करी, इसी के संरक्षण के लिए इसे लागू किया गया था। निम्नलिखित में से कौन नवीनीकरण ऊर्जा का संसाधन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यह नवीनीकरण का संसाधन नहीं है। लेकिन ज्वारीय ऊर्जा व कचरे से उत्पादित ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा सब यह नवीकरणीय के अंतर्गत आते हैं। निम्न में से कौन सा कथन आपको असत्य है इसमें बताना है? तो ऑप्शन नंबर सी है जो इसमें सत्य दिया गया है। तो सबसे पहले हम सत्य के बारे में जान लेते हैं। महाधिवक्ता का पद राज्यपाल के प्रसाद पर्यत पर होता है, यह भी आपको सही दिया गया है। राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति आपको राज्यपाल के ही द्वारा की जाती है और राज्यपाल सरकार के मंत्रियों के कार्य के आवंटन हेतु नियम भी बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम जिसमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लाया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 99वां संविधान संशोधन के द्वारा यह लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति को उसके उसके पद से हटाया जा सकता है, तो वह किसके द्वारा? सांसद के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड राज्य का विशेष प्रावधान है? तो नागालैंड का जो विशेष प्रावधान है वो किस अनुच्छेद के तहत आपको किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए में आपको नागालैंड कहा गया है, लेकिन यदि आपको बी कह दिया तो बी कौन सा हो जाएगा? तो यह असम हो जाएगा। यह क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसे आप जरूर लिख लीजिएगा। और सी कह दिया तो क्या हो गया? तो यह आपको मणिपुर हो जाएगा। ये आपको कन्फ्यूजन वाला भी क्वेश्चन है। यदि डी कह दिया तो क्या हो जाएगा? तो डी आपको आंध्र प्रदेश हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख क्यों चलते हैं। मेरा क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 56 नंबर। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है?
तो इसके आपको टोटल 6 वर्षों का होता है। और ये साथ ही आपको जो 6 वर्षों के बाद है, इसका जो 2/3 है, जो 2/3 सदस्य यानी कि 2/3 सदस्य, 1/3 1/3 जो सदस्य ये आपको सेवानिवृत्त हो जाते हैं। कितने? तो 2 साल के बाद। यह भी क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूचना अधिकार अधिनियम कब से लागू हुआ? तो यह कब से लागू हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए 12 अक्टूबर 2005 से लागू हुआ था। और सूचना का अधिकार है, यह हमारा जो मौलिक अधिकार है, यह किस अनुच्छेद के तहत इसका वर्णन किया गया है? तो आपको 19 का ए अनुच्छेद के तहत इसमें वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्ययन भेजने का अधिकार किसके पास है? तो यह सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी आपको एक सही नहीं दिया गया। तो सबसे पहले सही के बारे में जान लेते हैं। इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया है और इसका गठन 1 फरवरी 2015 को किया गया है और यह एक संघवाद की सिद्धांत पर आधारित है। ये सब क्या है? ये सही है। लेकिन यदि कह दिया कि इसका एक पूर्वकालिक अध्यक्ष होता है, नहीं, इसका एक पदेन अध्यक्ष होता है। जो कौन होते हैं? तो पीएम यानी कि भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न संविधान संशोधन में से किसके द्वारा पहली बार संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान किया गया? तो वह कौन सा संविधान संशोधन हो जाएगा? तब 52वां संविधान संशोधन, जो आपको 1985 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस चुनाव में मतदाता उपर्युक्त में से कोई नहीं नोटा का विकल्प प्रयोग कर सकता है? तो कौन कौन से चुनाव में करेगा? तो आपको लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में नोटा बटन का उसमें प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर 1 और 3 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन जो राज्यसभा का होता है और विधान परिषद का होता है, इसमें आपको नोटा बटन नहीं दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभियान का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय आपको वियना में हो जाएगा। कहाँ? तो वियना, जो आपको ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। और नैरोबी में किसका मुख्यालय है? तो यूएनईपी का जो मुख्यालय है, यह नैरोबी में है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2023 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 29 अगस्त हो जाएगा। कितना? तो आपको 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन सा है? तो वह कौन सा हो जाएगा? तो आपको दक्षिण कोरिया है, जो नाटो में शामिल होने वाला पहला दक्षिण एशिया। तो नाटो का स्थापना पूछा जाता है कि नाटो की स्थापना कब किया गया था। सबसे ज़्यादा इसका पूछा जाता है कि इसकी जो मुख्यालय है वो कहाँ है। तो दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि इस तरह का जब भी हम सेट बनाए तो उसका रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और अपनी तैयारी को और बेटर और बेहतर करते रहें। तो इसका जो मुख्यालय है आपका कहाँ हो जाएगा? तो इसका मुख्यालय आपको ब्रुसेल्स में, जो कि बेल्जियम में पड़ता है, लेकिन इसकी स्थापना आपको 1949 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है, क्वेश्चन नंबर आपको हो जाएगा कितना? तो 66। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा किस राज्य को तंबाकू की खपत को नियंत्रित करने के प्रयास को देखते हुए विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है? तो वह दिया गया आपको ऑप्शन नंबर ए झारखंड को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देश बंधु से किसे जाना जाता है? तो देश बंधु के नाम से आपको चितरंजन दास को जाना जाता है, लेकिन यदि दीन बंधु कर दिया तो उसे CF एंड्रूज को कहते हैं। BS राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो BS राय जो पुरस्कार है आपको चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। और BS राय पुरस्कार की शुरुआत कब से हुआ? तो इसकी शुरुआत आपको 1962 से हुआ था। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग किसने लिखा है? तो जो गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग्स है वह किसके द्वारा लिखी गई है? तो आपको अरुंधति राय, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस लेखिका को अनुवादिता हिंदी उपन्यास रेत समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया? और यह हिंदी के लिए मिलने वाला यह पहला बुकर प्राइज है। यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यह किसे दिया गया? तो आपको यह गीतांजलि श्री को दिया गया। और यह जो आपको हिंदी में लिखा गया है, लेकिन इसका जो इंग्लिश में अनुवाद की है वो इंग्लिश में किसने अनुवाद किया है? तो डेजी रॉकवेल के द्वारा। किसके द्वारा? तो डेजी रॉकवेल के द्वारा इसका जो अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। आप इसे भी जरूर लिख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हमने जो सेट नंबर 3 का जितना भी महत्वपूर्ण इसमें सोल्यूशन बन सकता था एग्जाम की दृष्टि से, हमने उस सारे क्वेश्चन को कवर किए और इसमें जितना भी हो सकता था हमने किया। तो चलिए दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि अगला वीडियो जब भी बनाए तो उसका रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और अपनी तैयारी को और बेटर करते रहें। दोस्तों, हम फिर से आपको बता देना चाहते हैं कि आपने हमारा मास्टर वीडियो नहीं देखा है तो हमने 1 सेट से लेकर 12 सेट तक उसका मास्टर वीडियो बना दिया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दे देंगे, ताकि आप उससे आसानी से देख सकें। और कम समय में आप यदि रिवीजन करना चाहते हैं तो मास्टर वीडियो आपके लिए बहुत ही बेहतर होता है। तो कम समय में उसे आप रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, और साथ ही आपको बता देना चाहते हैं कि हमने प्लेटफॉर्म का भी सेट बना रखा है और मास्टर वीडियो आपको फिजिक्स
फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का नहीं, फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी मास्टर वीडियो हमने बना रखा है। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो उसे जरूर जाकर देखिए, क्योंकि साइंस का जो सबसे अधिक क्वेश्चन होता है वो आपको फिजिक्स से ही पूछा जाता है। तो फिजिक्स का हमने दो मास्टर वीडियो बना रखा है, एक आपको लुसेंट का हो गया, एक आपको हो जाएगा दृष्टि का हमने मास्टर वीडियो बना रखा है। उससे आप देख लेते हैं, निश्चित रूप से आपसे बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।